आज हम लोग जो हमारा चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक, सबको समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम उसमें बेटा? उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? जॉर्ज पंचम की नाक, प्रशंसा, वंशिका, एनी प्रॉब्लम बेटा? ओके, तो आज हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है? आज सब बच्चे हैं कहाँ क्लास के? यस, यस वंशिका, एम आई ऑडिबल? ओके, तो आज हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सब लोग अपने अपने बुक में देखिएगा, उसके बाद मैं ये ऑडियो भी आप लोगों को सेंड कर दूंगी कि समझने में आप लोगों को आसानी रहेगी। तो आपका जो पहला प्रश्न है आपका, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उसकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो यहाँ जो आपका चैप्टर के अकॉर्डिंग, पाठ के अनुसार जो आपका उत्तर बनेगा वो कुछ इस प्रकार है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह सदियों की परतंत्रता की छाप है। मतलब हम इतने सालों से गुलाम थे, स्वतंत्र हो गए, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो सोच है वो अभी भी उन्हीं के अधीन है। तो यहाँ बोल रहे हैं सदियों की परतंत्रता की छाप है, चाटुकारिता उनके तन मन में विद्यमान है, और जहां चाटुकारिता का भाव होता है वहां अपने सम्मान का कोई महत्व नहीं होता। सरकारी तंत्र उस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंतित है जिसने ना जाने कितने ही कहर ढहाए। उसके अत्याचारों को याद न करके उसके सम्मान में जुट जाते हैं। इस तरह सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कितने ही उसने कहर ढाए थे जॉर्ज पंचम ने, लेकिन वो सब कुछ भुलाकर आज हम किस में लग गए हैं? उसके सम्मान के लिए अपनी नाक भी कटाने को तैयार हो गए। तो यहाँ पर यही बताया गया है। फिर एक बार सुन लीजिए, सरकारी तंत्र ने जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह सदियों की परतंत्रता की छाप है। चाटुकारिता उनके तन मन में विद्यमान है, और जहां चाटुकारिता का भाव होता है उसमें सम्मान का कोई महत्व नहीं होता है। सरकारी तंत्र उस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंतित है जिसने न जाने कितने ही कहर ढहाए। उसके अत्याचारों को याद न करके उसके सम्मान में जुट जाते हैं। इस तरह सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। फिर आपका है प्रश्न, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, लेकिन आप क्लास में इसको समझ लीजिए। तो इसका आंसर है, दर्जी रानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। रानी पाक, भारत और नेपाल का दौरा करेंगी और उस देश के अनुकूल वेश धारण करेंगी। दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में क्या क्या ड्रेस पहनेंगी। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी, ना कोई निर्देश था। उसकी चिंता अवश्य विचारणीय थी। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। उसका सोचना था कि जितना अच्छा वेश होगा उतनी ही मेरी ख्याति होगी। इस तरह उसकी चिंता उचित थी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ बताया गया है कि उनका जो दर्जी था उसको पता था कि जो रानी है वो पाक, भारत और नेपाल का दौरा करेंगी, और उसके अनुकूल ही वो अपना जो वेश है वो धारण करेंगी, वैसा ही वो कपड़ा पहनेंगी। तो उसके लिए वो परेशान था, और उसको ये भी था कि जैसा वो कपड़ा, अगर उनका कपड़ा अच्छा होगा तो सब मेरी ही तारीफ करेंगे, और हर इंसान को क्या चाहिए? अपनी तारीफ चाहिए।
तो जितना अच्छा वेश होगा उतनी ही मेरी ख्याति होगी, इस तरह उसकी चिंता उचित थी। ये आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ आपने क्लास में समझ लिया। अब है आपका प्रश्न नंबर 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली की काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? ठीक है, तो ये प्रश्न भी पहले आपके आ चुका है एग्जाम में, इसको अच्छे से देख लीजिए। रानी एलिजाबेथ के स्वागतार्थ नई दिल्ली की काया पलट के निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। नंबर 1, सरकारी भवनों की साफ सफाई तथा रंग रोगन कर उन्हें चमकाया गया होगा। नंबर 2, स्थान स्थान पर कूड़े करकट के ढेर उठाने का प्रयास किया गया होगा। नंबर 3, रानी की नजर कहीं झोपड़ी झुग्गी बस्ती पर ना पड़ जाए, यह सोचकर उनको स्थानांतरित किया गया होगा, मतलब स्थान से थोड़ा कहीं और ले जाया गया होगा, थोड़े वक्त के लिए स्थानांतरित किया गया होगा। फिर नंबर 4, सड़कों को साफ सुथरा कर सजे हुए तोरण द्वारा बनाए गए होंगे, जगह जगह बैनर लगाए गए होंगे। नंबर 5, कहीं कहीं प्रमुख स्थानों पर देश के सम्मानित नेताओं का झुंड हाथ में पुष्पहार या बुके आदि लिए खड़े होंगे। नंबर 6, सुरक्षा की दृष्टि से स्थान स्थान पर पुलिस की व्यवस्था की गई होगी। नंबर 7, सरकारी भवनों पर झंडे लगाए गए होंगे। और नंबर 8, ब्रिटेन और भारत की मित्रता के स्लोगन लिखे गए होंगे। ये सब चीजें आपके लिए बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये हमारे लखनऊ में आए दिन कोई ना कोई बड़े नेता आते रहते हैं और ये सारे कार्य लखनऊ में भी होते रहते हैं। तो ये आप लोग बहुत आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं। जो जो आप देखते हैं वो आप आराम से लिख सकते हैं कि कितना एकदम से काया पलट किसी के आने पर कर दिया जाता है। तो यहाँ तो भाई रानी एलिजाबेथ आ रही थी, तो क्या किया गया होगा? तो ये आपको समझ में आ गया आंसर सबको? ओके, तो प्रश्न है आपका, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। का इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में क्या विचार है? नंबर 2, मतलब खा, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो इसका उत्तर है क, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे खान पान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। इसमें जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार की पत्रकारिता से मेरे प्रति विचार है कि नंबर 1, इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। नंबर 2, पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को महत्व दे दिया जाता है जो अपने चरित्र पर भी कभी खरे उतरते नहीं हैं, पर चर्चा में बने रहने के कारण असहज कार्य करते हैं और पत्रों में छप जाते हैं। फिर है खा, चर्चित व्यक्तियों की पुनः पुनः की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती हैं। उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छा युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती है, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। उनके सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूलकर व्यक्ति की सजावट और समय और धन खर्च करने लगती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आज की पत्रकारिता बिल्कुल अलग हो चुकी है। कैसे? कि जो न्यूज़ हमारे मतलब की है ही नहीं, जो हमारी युवा पीढ़ी को, मतलब जैसे आप लोग हैं, उनको खराब कर सकती है, इस तरीके की न्यूज़ बार बार टीवी में दिखाई जाती है, जो आप लोग को देखने को मिल ही जाती होगी, जो किसी काम की नहीं होती है, ऐसी न्यूज़ दिखाई जाती हैं और जिसका असर जो बच्चे उसको अपनाना चाहते हैं उन पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब चीजें बताई गई हैं। इसको आप लोग को अपनी कॉपी में नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको क्लास में समझा दिया है। अब जो कॉपी में करना है वो है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। इसको आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है और ध्यान से पढ़ना भी है, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? अब इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के जो सराहनीय प्रयास किए वे सब निश्चित ही हैरान करने वाले थे। वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, मूर्तिकार ने फाइलें ढूंढवाई जिससे इस पत्थर के स्थान का पता चल सके।
नंबर 2, फाइल के ना मिलने पर मूर्तिकार उस तरह का पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया। नंबर 3, उसने अपने देश के सभी नेताओं की नाक नापी। उसके लिए वह देश के उन सब नेताओं की मूर्तियां ढूंढते ढूंढते, नाक नापते नापते देश के हर प्रांत और हर कोने में गया। नंबर 4, बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 के शहीद बच्चों के स्थापित मूर्तियों की नाक को नापा, परंतु सभी बड़ी निकली। नंबर 5, अंत में देश के किसी जिंदा व्यक्ति की जिंदा नाक लगाने का प्रयास किया, वह प्रयास सफल रहा, अंत में जिंदा नाक लगा दी गई। ये आप लोग को समझ में आया? और इसको पॉइंट्स में लिखेंगे बेटा तो आप लोग को अच्छे से नंबर मिलेंगे। फिर प्रश्न है आपका, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्मों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छाट कर लिखिए। तो इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं, पाठ में आए ऐसे व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान व्यवस्था पर चोट करती हैं। नंबर 1, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। इसका मतलब क्या है, रानी एलिजाबेथ के आने की जो तैयारियां इंग्लैंड में चल रही थी कि वो कैसे कपड़े पहनेंगी, क्या खाएंगी, कैसे रहेंगी, वो सब की गूंज क्या है, वो सब यहाँ के अखबारों में फटाफट छाप दिया जा रहा था। ठीक, फिर है नंबर 2, दिल्ली में सब था, फिर सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। मतलब दिल्ली में सब कुछ पाया जाता है, कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, बस जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। फिर उसके बाद नंबर 3, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, इसका मतलब है कि आपने पहरेदार तो खड़े कर दिए, लेकिन उसमें भी लाट की नाक कहीं गायब हो गई। नंबर 4, देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई, जो देश का भला चाहते हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई। नंबर 5, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए, पर कुछ पता नहीं चल सका। तो इस तरीके के यहाँ पर काव्य जो व्यंग्यात्मक घटनाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। नंबर 1, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। नंबर 2, दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। नंबर 3, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। नंबर 4, देश के खैर खाहों की मीटिंग बुलाई गई। नंबर 5, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए, पर कुछ पता नहीं चल सका। अब है आपका प्रश्न नंबर 7, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। उत्तर है, नाक सदा से ही मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक रही है। प्रतिष्ठा के प्रतीक इसी नाक को इस व्यंग रचना का विषय बनाया गया है। साथ ही देश की सरकारी व्यवस्था, मंत्रियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गुलाम मानसिकता पर कठोर प्रहार किया गया है। देश स्वतंत्र हुए आज लंबा समय बीत जाने पर भी अधिकारी एवं कर्मचारी उसी मानसिकता में जी रहे हैं। लाट की जिस टूटी नाक की किसी को भी चिंता नहीं थी, वह एलिजाबेथ के भारत आगमन के कारण अचानक महत्वपूर्ण हो उठी और सरकारी तंत्र तथा अन्य कर्मचारी बदहवास उसे पुनः लगाने के लिए हर प्रकार का जोड़ तोड़ करने में जुट गए। उनमें मची आपाधापी देखने लायक थी। यह गुलामी की मानसिकता का ही असर था कि जॉर्ज पंचम की नाक को अब और देर तक टूटी नहीं देख सकते थे, ना इस दशा में एलिजाबेथ को दिखाना चाहते थे। निश्चित रूप से यह गुलामी की मानसिकता का ही प्रतीक है। अब है आपका प्रश्न, अखबार में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। उत्तर, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया गया था कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घालमेल का तत्परत बना दिया। अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों का तालमेल, वाक्पटुता से छिपा दिया गया। मतलब सबको ये तो नहीं बताया किसी को मार के उसकी भैया नाक लेके आए हैं लगा दी है, तो उसको वाक्पटुता से छिपा दिया गया। नंबर 9,
जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक फिट न होने के बाद लेखक किस ओर संकेत करना चाहते हैं? तो ये मैंने आपको समझाया भी था। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात को लेकर लेखक का संकेत है कि जिस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सरकारी तंत्र के सभी हुक्काम चिंतित थे, उसकी नाक तो अपने देश के शहीद बच्चों की नाक से भी छोटी थी। इस तरह जॉर्ज पंचम की स्थिति गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी, पटेल, बोस की तुलना में नगण्य थी, मतलब बहुत ही छोटी थी, ना के बराबर थी। फिर आपका है प्रश्न, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक की कमी थी। ये प्रश्न बार बार आ चुका है, इसको अच्छे से देखिएगा। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी, अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका है। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता के भाव उत्पन्न होता था कि हमारे शासक रहे हैं, गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक की ही कमी थी, मतलब नाक की कमी ये नहीं बोला जा रहा है कि जॉर्ज पंचम की नाक की कमी थी, हमारी नाक की कमी थी, ये बोला जा रहा है कि हम लोग स्वतंत्र तो हो चुके थे, लेकिन अभी भी हमारा दिमाग था वो परतंत्र था, आज भी हम अंग्रेजों को अपने सर बढ़कर ही मानते थे। ठीक, तो इसमें एक बार फिर देखिए इसको, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। यह कहकर लेखक स्पष्ट कहना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी, अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का और स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका है। अंग्रेज के नाम आते ही हीन भावना उत्पन्न होती थी कि हमारे वो शासक रहे हैं, गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी। अब प्रश्न है आपका, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? क्यों थे चुप? जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगने से अखबार वाले लज्जित थे। जिस जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चे की नाक से ना की जा सके और जिसके अत्याचार का इतिहास भी शायद भूले नहीं थे, उस जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक फिट की गई। यह कृत्य चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था। यह दिन भारतीय आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था, इसलिए आज के दिन अखबार खाली थे। फिर इसको समझ लीजिए, जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगने से अखबार वाले लज्जित थे। जिस जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चे से भी ना की जा सके और जिसके अत्याचार का इतिहास भी शायद भूले नहीं थे, जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक फिट की गई। यह कृत्य चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था। यह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था, इसलिए आज के दिन अखबार खाली थे। तो इस तरीके का उत्तर बनता है। ठीक है, अब सबको समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम क्लास 10 सी? किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज कुछ बच्चों ने क्या किया था इस बार मैं सबको बता दूं। क्लास 10 सी और 10th बी ने एग्जाम जो आपका यूनिट टेस्ट है उससे एक रात पहले, रात को 10 बजे 11 बजे मुझे आप लोगों ने मैसेज करना स्टार्ट किए। एक तो टाइम आप लोग देखिए 10 बजे, रात के 10 बजे और 11 बजे, और नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है। कुछ बच्चों की बात कर रही हूँ, सबने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, तो इसका मतलब आप रात को 11 बजे तो पढ़ने बैठे थे, मुझे मैसेज करना स्टार्ट किया, मैम इसका आंसर क्या होगा, मैम उसका आंसर क्या होगा। और मेन जो था, व्याकरण में से मुझे प्रश्न पूछे जा रहे थे कि मैम इसका क्या आंसर होगा, मैम ये आएगा तो इसमें हम क्या लिखेंगे। तो प्लीज आप लोग पहले से पढ़िए, आपकी जो परेशानी हो पहले से मुझसे पूछिए। आप लोग एक रात पहले और 11 बजे मुझे मैसेज कर रहे हैं, और तब मैं और परेशान हो गई कि भाई अगर बच्चे को मैं अभी जवाब नहीं देती हूँ तो सुबह उसका एग्जाम है। तो रात को मैंने
12-1 बजे तक सिर्फ यही काम किया है, बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर्स ही दिए हैं कि बच्चा करीब सुबह अगर 7। हाँ, बट रात को 12 बजे तक मैसेज करने का मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य बनता है इस चीज़ का। आप लोग एक दिन पहले पढ़िए, मुझे दोपहर में पूछिए आप लोग, लेकिन आप रात को 11 बजे, 10 बजे मुझे आप मैसेज कर रहे हैं, तो उसका आंसर मैं किस टाइम दूँगी? और सुबह आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान सब लोग दीजिएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मुझसे उससे पहले ही पूछ लीजिए। ओके क्लास? और सबको अपने मार्क्स मिल गए हैं? सबने अपने मार्क्स देख लिए? कोई बात नहीं, देखो, मैं इस बात से खुश हूँ कि आप लोगों ने चीटिंग नहीं की, ठीक है? अपने अपने जो दिमाग है उसको ऐसे ही ट्रेन कीजिए कि आप लोगों को चीटिंग नहीं करनी है। मार्क्स थोड़े कम आ जाए, इट्स ओके, लेकिन चीटिंग करके फुल मार्क्स लाने का कोई फायदा नहीं है बेटा, ठीक है? मार्क्स कम आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे बच्चों ने चीटिंग करके अपने आंसर्स को नहीं लिखा है, इट्स ओके। मैं इस बात से खुश हूँ कि सबसे अच्छी बात आप लोगों ने चीटिंग नहीं की है। अगर सबके आ जाते 20 में से 20, 20 में से 20, 20 में से 20, तो मैं समझने में थोड़ा-सा मेरे लिए ये प्रॉब्लम होती कि भाई, जो बच्चों ने क्लास अभी तक अटेंड नहीं किया, मुझे पता है मेरे कौन से बच्चे क्लास अटेंड करते हैं। क्लास अटेंड नहीं किया, उनको आंसर पता है, बहुत अच्छे से, बड़े अच्छे से उन्होंने आंसर कर दिया क्योंकि उन्होंने गूगल किया है। इट्स ओके, अगर कम मार्क्स है, ये खुशी अपने अंदर रखिए, ये सच्चाई अपने अंदर रखिए कि हमने चीटिंग नहीं की है। और वही सबसे बड़ी बात है, ठीक है? ओके बेटा? ओके, अब जब हम लोग नेक्स्ट टर्न में मिलेंगे तो हम लोग व्याकरण में से लेंगे, ठीक है? अपना न्यू चैप्टर जो होगा हमारा व्याकरण से होगा। ओके, बाय बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।